चलिए मित्रों, आज हम लोग शुरू करते हैं। हमारे भारत के उत्तरी भाग में अगर हम बात करें तो उत्तर में हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। तो पिछली क्लासों में हमने लोगों ने पढ़ा कि हमारे भारत का भौतिक विभाजन किस तरीके से हुआ है, कहाँ पठार पर्वत मैदान विकसित हुए हैं। और इसके बाद उसके अध्ययन करने के बाद अब हम लोग अपनी अगली क्लास ये लेके आए हैं, हिमालय का वर्गीकरण किस आधार पे हुआ है और हमारे हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितनी है, हमारे हिमालय पर्वत में कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं और इसका विस्तार उत्तर से लेके हमारे पूर्व के उत्तर से लेके हमारे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके मिजोरम तक विभिन्न टुकड़ों में बट गई है। तो इस प्रकार हम एक एक करके अध्ययन करते हैं कि हमारे हिमालय का वर्गीकरण। और हिमालय का वर्गीकरण मित्रों सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों हिमालय एक अगर हम बात करें तो हिमालय एक हमारा वलित पर्वत है। वलित पर्वत को अगर हम बात करें मित्रों तो वलित पर्वत इसलिए कहा जाता है कि अगर वलन पड़ने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। मित्रों अगर ये हमारा पेपर है, इस पे अगर दोनों तरफ से बल पड़े तो मित्रों ये बल पड़ने पे ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया, इसी को मित्रों कहते हैं वलन। जब दोनों तरफ से दबाव पड़े ऊपर की तरफ उठ जाता है तो ये वलन के फलस्वरूप हुआ। ऐसा ही कुछ हमारा हिमालय पर्वत की स्थिति हुई। हिमालय पर्वत भी मित्रों इधर से हमारा यूरोप का भाग था, यूरोपीय प्लेट था, और इधर से हमारा प्रायद्वीपीय भारत का प्लेट था। दोनों तरफ से मित्रों जब वलन पड़ा तो इधर मित्रों ये वलन के फलस्वरूप ऊपर का भाग उठ गया, जिससे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो मित्रों अगर हम बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय जब हमारी पृथ्वी, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी जब विभिन्न महाद्वीपों में नहीं बटी थी तो ये संयुक्त रूप से एक पैंजिया महाद्वीप था, और पैंजिया महाद्वीप के चारों तरफ एक पैंथालसा महासागर था। मित्रों कुछ इस तरीके से था, हम लोग आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। मित्रों हमारी पूरी पृथ्वी एक गोल तरीके से ग्रह के पृथ्वी पूरा गोल थी, और इसमें ये हमारा बीच का जो स्थलीय भाग था मित्रों ये संयुक्त था पूरा, और इसे हम लोग पैंजिया नाम दिए थे। मित्रों इस स्थलीय भाग को पैंजिया नाम दिया गया था, और यहाँ पे इस पैंजिया महाद्वीप को चारों तरफ से जलीय भूभाग घेरे हुए था। इन जलीय भूभाग को हम लोग पैंथालसा नाम देते हैं। मित्रों पैंथालसा, ये पैंथालसा महासागर है और ये पैंजिया हमारा महाद्वीप है। मित्रों अगर हम बात करें तो पैंजिया ही महाद्वीप में ही टूटकर दो भागों में बटा। मित्रों ये पैंजिया महाद्वीप टूटकर दो भागों में बटा। ऊपर का भाग अगर हम बात करें तो लॉरेंसिया कहलाया, और नीचे का भाग हमारा ये गोंडवाना कहलाया। मित्रों ऊपर का भाग ये हमारे स्थलीय जो पैंजिया महाद्वीप है ये जब दो भागों में टूटा तो मित्रों ऊपर का भाग ये लॉरेंसिया कहलाया, लॉरेंसिया। मित्रों यही लॉरेंसिया की बात करें तो बाद में ये लॉरेंसिया का ही विभाजन होके हमारा उत्तरी महाद्वीप और यूरोप और एशिया का महाद्वीप का निर्माण हुआ। और दक्षिण का में जो मित्रों हमारा गोंडवाना भाग था, गोंडवाना लैंड के नाम से जिसे जानते हैं मित्रों, ये हमारा गोंडवाना लैंड था। मित्रों ये गोंडवाना लैंड के रूप में हमारा अगर बात करें तो गोंडवाना लैंड आपस में टूटकर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण हुआ। मित्रों यही ऊपर का हमारा ये लॉरेंसिया है। लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सक्रिय टेथीस सागर था। मित्रों टेथीस सागर का निर्माण हुआ था, और उत्तर की तरफ लॉरेंसिया और गोंडवाना हमारा दक्षिण की तरफ था, बीच में टेथीस सागर। मित्रों यहाँ पे टेथीस सागर हुआ करता था। इस टेथीस सागर में मित्रों लॉरेंसिया की जितनी नदियां बहती थी, ऊपर वाले लॉरेंसिया महाद्वीप की जितनी नदियां बहती थी, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड की जो जितनी नदियां बहती थी, इन सारे नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जो भी अवसाद थे उस इस टेथीस महासागर में जमा होते करते थे। मित्रों इस टेथीस महासागर में अवसादों का जमा होना जारी रहा। इसके बाद जब हमारा गोंडवाना लैंड अलग अलग महाद्वीपों में टूटा तो मित्रों एक तरफ ये दक्षिण अमेरिका, दूसरी तरफ अफ्रीका, तीसरी तरफ ये हमारा एशिया यूरोपीय प्रायद्वीप का भूभाग टूटा। मित्रों ये यूरोपीय भूभाग हमारा जो है यूरोपीय प्रायद्वीपीय भारत का जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का भूभाग है, ये
अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था मित्रों। ये अफ्रीका महाद्वीप से ही टूटकर ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ गतिशील है, उत्तर पश्चिम की तरफ ही मित्रों ये आके यूरोप के प्लेट से आके टकराने लगा। मित्रों ये यूरोपीय प्लेट से टकराने के बीच में हमारा टेथिस महासागर था। मित्रों टेथिस महासागर में दबाव पड़ने की वजह से वलन का निर्माण हुआ, जो कि ये अवसाद, जितना पूरा टेथिस महासागर का अवसाद था ये हमारे हिमालय पर्वत के रूप में निर्मित हो गया। मित्रों ये आज भी हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का प्लेट है मित्रों, ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ ये हमारे एशियन का जो प्लेट है ऊपर का अभी भी प्रेशर इस पे बनाए हुए है, जिससे हमारे हिमालय पर्वत की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। और मित्रों ये हिमालय पर्वत जो कि इसका निर्माण हमारी टेथिस सागर में जमा अवसादों से हुआ है, तो मित्रों इसलिए हमारा पूरा का पूरा जो हिमालय पर्वत है वो अवसादी शैलों से निर्मित हुआ है। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। मित्रों हिमालय पर्वत का निर्माण गोंडवाना हमने देख लिया, टेथिस भूसन्नति का वलन पड़ने से ऊपर की तरफ अवसाद जो जमा था वो अवसाद ही हमारा हिमालय पर्वत का भाग बना। तो मित्रों अब हम लोग हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं कि हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण किन किन समय में बारी बारी से हुआ। मित्रों ये हिमालय की जितनी पर्वत श्रेणियां हैं हमारे, चाहे हम कराकोरम की बात कर लें उत्तर की तरफ, चाहे हम बृहद हिमालय की बात कर लें या लघु हिमालय, या मित्रों लास्ट में हमारा शिवालिक हिमालय की बात करें, तो ये अलग अलग समय में निर्मित हुआ। एक बार में सारी पर्वत श्रेणियां एक साथ नहीं निर्मित हुई हैं, समय अंतराल के साथ साथ निर्मित हुई हैं। मित्रों अगर हम बात करें तो ये हमारा ट्रांस हिमालय का निर्माण समय के दृष्टिकोण से सबसे पहले निर्माण हुआ, इसीलिए हम लोग इसे पार हिमालय कहते हैं। मित्रों ऊपर की ये 3 श्रेणियां हैं जिसे हम लोग देख रहे हैं। मित्रों ये 3 श्रेणियों का निर्माण हमारे हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे पहले हुआ, जिन्हें हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। मित्रों ये हिमालय का सबसे ऊपरी अगर बात करें तो ये कराकोरम है। मित्रों कराकोरम के दक्षिण में हमारा ये लद्दाख है, और लद्दाख के दक्षिण में हमारा जास्कर पर्वत श्रेणी है। मित्रों ये तीनों हमारे क्रिटेशियस काल में मित्रों निर्मित हुए हैं, और लास्ट क्रिटेशियस काल तक लगभग ये हमारे तीनों पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। मित्रों ये अगर ये बात करें तो इस हमारा जो सबसे उत्तर का कराकोरम है मित्रों, इस जो भारत पे हमारे सर्वोच्च चोटी स्थित है केटू गाडविन ऑस्टिन, मित्रों ये कराकोरम के उत्तरी भाग पर ही स्थित है। ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये मित्रों अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हमारे भारत की केटू गाडविन ऑस्टिन चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो मित्रों हम लोग कराकोरम पे ही बात करते हैं। ये सबसे उत्तर में मित्रों यहाँ पे कराकोरम ये हमारा उत्तर वाला भाग है। मित्रों कराकोरम पे ही हमारी केटू गाडविन ऑस्टिन चोटी स्थित है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मित्रों कराकोरम के बाद हमारा लद्दाख आता है, लद्दाख के बाद मित्रों हमारा जास्कर आता है। मित्रों जास्कर श्रेणी के बाद हमारा सबसे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है मित्रों, जिसे बृहद हिमालय हम कहते हैं। बृहद हिमालय हमारे लगभग कश्मीर से शुरू होता है, कश्मीर से शुरू होकर आगे बढ़ते हुए ये अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेके इधर मिजोरम तक हमारा बृहद हिमालय का ही विस्तार है। मित्रों अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो मित्रों कश्मीर में हमारा पूरा हिमालय ज़्यादा चौड़ा है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर की तरफ अगर हिमालय की चौड़ाई देखी जाए तो ये लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा हिमालय हमारा है। और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं मित्रों हिमालय की जितनी पर्वत श्रेणियां हैं वो आपस में मर्ज होने लगती हैं, जिससे इनकी चौड़ाई घटने लगती है। इधर मित्रों जो हमारा 400 दिख रहा है, 400 से चौड़ाई से घट के इधर पूर्व की तरफ लगभग 100 किलोमीटर तक की चौड़ाई आ जाती है। और मित्रों यहाँ पे हमारी सारी पर्वत श्रेणियां मिलने लगती हैं, न केवल मिलती हैं बल्कि पूर्व की तरफ आगे जाकर इनमें तमाम छोटे छोटे क्रैक्स पड़ जाते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। मित्रों अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो यहाँ हमने अलग अलग कलर से दर्शाया हुआ है। मित्रों ये हमारे हिमालय पर्वत का ही भाग है, लेकिन ये इसमें क्रैक्स पड़ने के कारण ये छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में बढ़ जा गई हैं। तो हम अभी अध्ययन करेंगे इन छोटे छोटे जो हमारे पर्वत श्रेणियां हिमालय की जिनमें क्रैक्स पड़ गए, इनका अलग अलग नाम दिया गया है। ये हमारे पूर्व के जितने भी राज्य हैं इनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मित्रों हम एक एक करके अध्ययन करते हैं कि इन पर्वतों का क्या क्या नाम है। अगर हम बात करें मित्रों
हिमालय के उत्तर की तरफ से, तो हिमालय की जैसे कि हमने बताया कि यहाँ की चौड़ाई 400 किलोमीटर है और इधर सभी श्रेणियां आपस में मिलने लगती हैं पूर्व की तरफ, तो इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर हो जाती है। और 100 किलोमीटर के बाद इधर पूर्व की तरफ इनमें छोटे छोटे क्रैक्स पड़ के छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट जाती है। तो मित्रों अगर हम बात करें तो ये हमारा काराकोरम, ये हमारा काराकोरम हो गया। ट्रांस हिमालय के तीनों का नाम लिख देते हैं मित्रों, ये हमारा काराकोरम हो गया। और नंबर 2 पे हमारा ये लद्दाख श्रेणी है मित्रों, ये लद्दाख श्रेणी है। और नंबर 3 पे ये हमारा जास्कर श्रेणी है मित्रों, जास्कर श्रेणी। अब मित्रों हमारा शुरू होता है बृहद हिमालय। मित्रों ये बृहद हिमालय पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने ब्लैक कलर किया हुआ है मित्रों। हिमालय पर बृहद हिमालय के नीचे अगर हम बात करें तो लघु हिमालय आता है मित्रों। लघु हिमालय के नीचे अगर हम बात करें तो ये मित्रों हमारा शिवालिक श्रेणी आता है मित्रों। शिवालिक श्रेणी अगर की बात करें तो शिवालिक श्रेणी हमारा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, यानी कि सबसे बाद में बना हुआ है मित्रों। शिवालिक पर्वत श्रेणी अगर हम बात करें तो ये सबसे लास्ट में हमारे प्लायोसीन युग में बना हुआ है मित्रों। अगर हम कहें तो ये हमारा जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र था ये एक अंतिम क्रिटेशियस काल में बना था। और ये हमारा बृहद हिमालय मित्रों ओलिगोसीन लगभग 35 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी आयु आंकी गई है। 35 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसीन काल में हमारे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। और अगर हम बात करें मायोसीन काल लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व ये मायोसीन काल हमारा होता है मित्रों। ये मायोसीन काल में हमारा लघु हिमालय का निर्माण हुआ था। और लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हमारा ये प्लायोसीन आता है मित्रों। 1 से 1.5 करोड़ वर्ष 1 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व ही हमारा शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो मित्रों अगर देखा जाए आयु की दृष्टि से तो सबसे नवीन अगर श्रेणी है कोई तो मित्रों हमारा ये शिवालिक श्रेणी है। इसके बाद 14 करोड़ ये लगभग 1 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व प्लायोसीन युग में मित्रों शिवालिक का, और 14 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसीन युग में हमारा लघु हिमालय का। और बृहद हिमालय की बात करें तो ये लगभग 35 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसीन में। और इससे भी पूर्व बात करें तो मित्रों हमारा जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है वो अंतिम क्रिटेशियस युग में हुआ। तो मित्रों इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिटेशियस युग सबसे पहले हुआ, तो मित्रों इसलिए ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिमालय कहा जाता है। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं कि हिमालय का ये हिमालय की उत्पत्ति के आधार पर हमने हिमालय का वर्गीकरण देख लिया। अगर मित्रों हम बात करें उत्पत्ति के बाद अगर हम इनको क्षेत्रीय आधार पर इनका वर्गीकरण का अध्ययन करें कि क्षेत्र के आधार पर जो हमारी नदियां हिमालय से होकर तमाम निकलती हैं उन नदियों के अनुसार हिमालय को क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। तो मित्रों एक बार हम अध्ययन करते चलते हैं कि क्षेत्र के आधार पर हमारे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। ये हमारे उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया। जैसे हमने तमाम अलग अलग उत्पत्ति के काल का वर्गीकरण करते हुए हमने बता दिया कि कैसे किस काल में हिमालय की पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई हैं। तो मित्रों अब हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं मित्रों, इसको ध्यान से नोट कर लें। सबसे एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमारा ट्रांस हिमालय अंतिम क्रिटेशियस युग में निर्माण हुआ है। अंतिम क्रिटेशियस युग में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। और बृहद हिमालय ओलिगोसीन लगभग 35 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व का समय होता है। इसके बाद हमारा लघु हिमालय ये मायोसीन युग में और शिवालिक हमारा प्लायोसीन युग में। अब मित्रों हम इसे रब करते हैं। इसके बाद हम हिमालय का क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं कि हमारे हिमालय को क्षेत्रीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। मित्रों ये भी एक एक करके हम अध्ययन कर लेते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं हिमालय को क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण। तो मित्रों सबसे पूर्व में हमने बात करते हैं तो सबसे पूर्व में हमारी सिंधु नदी मित्रों ऐसे बहती है। सिंधु नदी ये हमारी सिंधु नदी है।
मित्रों ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के बाद अगर हम बात करें तो सिंधु नदी, और इधर सबसे अगर हम पूर्व साइड में बात करें तो मित्रों सिंधु नदी के बाद इधर हमारा यहाँ से नेपाल से होते हुए इधर सिक्किम से हमारी तीस्ता नदी बहती है मित्रों। ये है तीस्ता नदी। ये मित्रों हमारी तीस्ता नदी हो गई। और अगर हम बात करें तो इधर हमारी काली नदी बहती है मित्रों। सिंध हो गई, सिंध से हमारी इधर काली नदी, मित्रों यहाँ पे काली नदी है, ये हमारी काली नदी है। और मित्रों यहीं पे सतलज नदी भी बहती है मित्रों, ये सतलज नदी है। अगर हम बात करें मित्रों सिंधु नदी तो ये लगभग हमारे मानसरोवर के पास से बहती है। मानसरोवर के पास से सिंधु नदी का उत्पत्ति है, जो कि तिब्बत के पास मानसरोवर झील से सिंधु नदी की उत्पत्ति हुई है। और सतलज भी मित्रों राजस्थान से हमारे, ये भी हिमालय पार की नदी है। यानी हिमालय पार नदी का मतलब कि हिमालय के उस पार से जिन नदियों की उत्पत्ति हुई है वो हिमालय पार नदियां कही जाती है। मित्रों हिमालय पार नदियां 3 हैं, वो एक सिंधु है सबसे पहले, फिर सतलज है, और इधर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार नदियों में आता है। मित्रों अब हम अगर बात करें तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है मित्रों, हम इसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे उत्तरी अगर हिमालय का वर्गीकरण है मित्रों वो पंजाब हिमालय है। मित्रों ये पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें सिंधु नदी से सतलज नदी के, जब सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है मित्रों उसे पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय सबसे उत्तरी हमारा, अगर हिमालय का वर्गीकरण के आधार पे सबसे उत्तरी भाग जो है हिमालय का वो पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय के बाद मित्रों सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच का जो हमारा हिमालय का भाग है मित्रों उसे हम कुमायूं हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मित्रों इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ये हमारा दूसरा नंबर का जो हिमालय का भाग है वो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ये मित्रों हमारे क्षेत्रीय आधार पर हिमालय का वर्गीकरण है। इसके पहले जो हमने वर्गीकरण बताया वो हिमालय के उत्पत्ति काल के आधार पे, उत्पत्ति काल के आधार पे वो वर्गीकरण था। अब मित्रों हम इसका क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो नंबर 2 हमने कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय मित्रों सतलज और काली नदी के बीच का जो हमारा भाग है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और मित्रों काली नदी से लेके तीस्ता नदी, ये भी तीस्ता नदी है जो मित्रों सिक्किम से होकर लगभग सिक्किम के पहले उधर निकल के आती है और सिक्किम से होकर भारत में बहती है। मित्रों ये काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हमारा क्षेत्र है ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकतर भाग नेपाल में ही आता है तो इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। मित्रों ये हमारा नेपाल हिमालय हो गया। और मित्रों तीस्ता नदी से लेके मित्रों यहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, हमने जैसे बात की कि ब्रह्मपुत्र नदी भी हमारा पार हिमालय नदी है। तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी का जो भाग है मित्रों हिमालय का उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये मित्रों सबसे लास्ट वाला असम हिमालय, ये असम हिमालय का भाग है। तो मित्रों अब हम लोगों ने देख लिया कि हिमालय को 4 बड़ा भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में पंजाब है, फिर नंबर 2 पे कुमायूं हिमालय, नंबर 3 पे नेपाल हिमालय और नंबर 4 पे असम हिमालय। अगर मित्रों लंबाई के दृष्टिकोण से हम बात करें तो सबसे लंबा कौन सा हिमालय भाग है, तो मित्रों सबसे लंबा हिमालय भाग हमारा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो नेपाल हिमालय है ये सबसे लंबा हिमालय है। लगभग ये हमारा 700 किलोमीटर, लगभग ये 700 किलोमीटर का भूभाग जो है ये हिमालय का ये सबसे लंबा भूभाग है। और अगर हम बात करें इधर हमारा सिंधु नदी से सतलज नदी, सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो पंजाब हिमालय का भाग है मित्रों ये 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर का भाग है। और अगर हम बात करें सतलज से काली नदी के बीच का जो हमारा हिमालय भाग है ये लगभग 320 किलोमीटर का भाग है। ये 320 किलोमीटर का भाग है मित्रों, ये सबसे छोटा भी भाग कहा जा सकता है। और अगर हम बात करें
मित्रों ये असम हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय हो गया। मित्रों अगर हम बात करें तो इन सारे हिमालयों में जो हमारा कुमाऊं हिमालय है, मित्रों कुमाऊं हिमालय हमारे पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुमाऊं हिमालय में हमारे लगभग जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, मित्रों सारे पर्यटन स्थल कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यटन के दृष्टिकोण से। और नेपाल हिमालय में ही मित्रों हमारी नेपाल की काठमांडू घाटी भी स्थित है, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मित्रों काठमांडू घाटी हमारे नेपाल में स्थित है। और इसके साथ इधर असम हिमालय है। मित्रों असम हिमालय हमारे ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी ऐसे निकल के आती है और बीच से आके बहती है और बाद में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बांग्लादेश से होते हुए। तो मित्रों ये बंगाल की खाड़ी तक का हमारा जो हिमालय है असम हिमालय है। अब मित्रों हम इसे मिटा देते हैं। हमने हिमालय की उत्पत्ति के आधार पे और हिमालय के क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मित्रों हम एक करके हिमालय की चोटियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। हिमालय के पर्वत पर जो हमारी चोटियां स्थित हैं, मित्रों अगर हम बात करें तो विश्व की अगर सबसे ज्यादा कहीं पे चोटियां पाई जाती हैं तो मित्रों वो हिमालय पर्वत श्रेणी पर ही पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत हमारे अगर हिमालय की श्रेणियों में बात करें कि किस श्रेणी में सबसे ज्यादा चोटी पाई जाती है तो मित्रों ये बृहत हिमालय पे ही सबसे ज्यादा चोटी पाई जाती है। मित्रों बृहत हिमालय में अगर हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग 10 से लगभग जो बड़ी बड़ी चोटियों की हम बात से चोटियां तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन बड़ी चोटियों की अगर हम बात करें तो 10 से ज्यादा चोटियां लगभग हमारी बृहत हिमालय पे ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा ऊंची चोटी के रूप में विख्यात हैं। मित्रों इधर हम हिमालय का पूर्वी भाग पे अगर हम अध्ययन करें तो हिमालय हमारा पूर्वी भाग इधर चौड़ा ज़्यादा है, इधर कम चौड़ा है। और इधर पूर्व साइड में छोटे छोटे क्रैक्स पड़ गए हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियों, इन छोटी छोटी पहाड़ियों को भी हम आके इनका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है। मित्रों नाम के जरिए हम इन देख लेते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ी का क्या क्या नाम है। अगर मित्रों हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये छोटी छोटी और असम, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। मित्रों एक एक करके अगर हम अध्ययन करें तो इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। मित्रों लगभग अरुणाचल प्रदेश कुछ ऐसे यहाँ तक है। तो अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बाद मित्रों इधर हमारा नागालैंड है। नागालैंड के बाद बात करें तो इधर मित्रों मणिपुर है। और मणिपुर के बाद ये हमारा मिजोरम का क्षेत्र है। और मिजोरम के बाद मित्रों ये हमारा त्रिपुरा का क्षेत्र है। और यहाँ पे मित्रों हमारा मेघालय राज्य स्थित है। और ये हमारा असम का पूरा क्षेत्र है। अब मित्रों हम बात करते हैं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश की ये जो छोटी पहाड़ियां हैं, मित्रों हम नाम के एक के नाम के जरिए अध्ययन करते हैं। ये देखिए हमने छोटी सी पहाड़ियां की है। मित्रों ये मिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मिरी पहाड़ी ये मित्रों मिरी पहाड़ी है। ये सारी पहाड़ियां हमारे हिमालय पर्वत का हिस्सा है। बस इसमें एक अंतर ये है कि जहाँ ये हमारी लगभग सतत श्रेणियां हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मित्रों ये पहाड़ियां यहाँ पे क्रैक्स आके छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई हैं। वो छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा मिरी पहाड़ियाँ, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मित्रों ये हमारा डाफला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मिरी पहाड़ी के साउथ में है। मित्रों ये डाफला पहाड़ी है। डाफला ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसे मित्रों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, पूछ लिया जाए कि मिरी पहाड़ी हमारा किस राज्य में स्थित है। उसमें मित्रों उत्तर पूर्व के ही हमारे 3-4 राज्य ऑप्शन में रहेंगे। उसमें असम भी हो सकता है, अरुणाचल भी हो सकता है, मिजोरम भी हो सकता है और त्रिपुरा भी हो सकता है। तो मित्रों हम ये राज्य के कौन से राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं तो मित्रों हमें अलग अलग नाम से जान लें। तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश का ही अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों अरुणाचल प्रदेश में ये मिरी हो गई, नंबर 2 पे डाफला हो गई, नंबर 3 पे अगर बात करें तो मित्रों ये हमारी एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम मिसमी कहते हैं। मिरी ये है और ये तीसरी हम मिसमी, मित्रों मिसमी पहाड़ी ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। मित्रों मिसमी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पटकोई पहाड़ी है। मित्रों ये पटकोई पहाड़ी से ही हमारा हिमालय जो है अच्छ संघीय रूप से मुड़ गया है। मित्रों अगर हम देखें यहाँ से हिमालय इस तरीके से चापा आकार आकृति में है।
आर्क के रूप में, जिसे हम चापाकार आकृति कहते हैं मित्रों, कुछ ये ऐसे है हिमालय की आकृति धनुष के आकार में। और यहीं से मित्रों हमारा जो पटकोई पहाड़ी है, यहीं से हमारा हिमालय अंदर की तरफ मुड़ गया है। तो मित्रों ये जो हमारी पर्वत श्रेणी है अरुणाचल प्रदेश की, ये पटकोई श्रेणी है, पटकोई। पटकोई के बाद मित्रों हम आगे अध्ययन करते हैं, आगे आते हैं तो मित्रों यहाँ पे हमारी नगा पहाड़ी है, नगा पहाड़ी। ये नागालैंड में स्थित है, इसलिए नागालैंड राज्य के नाम पे ही नगा पहाड़ी है। इसके बाद आगे हमारा मणिपुर है, तो मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी पाई जाती है। और मित्रों ये हमारा सबसे लास्ट में जो राज्य है मिजोरम, तो यहाँ पे मिजो पहाड़ी पाई जाती है, इसे मित्रों मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ये मिजो पहाड़ी है। मित्रों यहीं पे अगर हम बात करें तो नागालैंड और असम के बॉर्डर पे एक पहाड़ी पाई जाती है जो इसे रेंगमा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये रेंगमा पहाड़ी लगभग हमारे नागालैंड और असम के बॉर्डर पर स्थित है। तो मित्रों ये रेंगमा पहाड़ी है, रेंगमा, रेंगमा पहाड़ी है। अब मित्रों हम लोग असम में आ गए। असम ये अभी तक जितने हमने पहाड़ियों का अध्ययन किया मित्रों, ये हमारी 4 पहाड़ियां महत्वपूर्ण हैं अरुणाचल प्रदेश में। एक है मीरी पहाड़ी, दूसरा डाफला, तीसरा मिसमी, चौथा पटकोई। अब हम आते हैं नागालैंड में। नागालैंड में मित्रों नगा पहाड़ी है, यहाँ पे नागालैंड में नगा पहाड़ी है, नगा पहाड़ी है। और नागालैंड और असम के बॉर्डर पे रेंगमा पहाड़ी है मित्रों यहाँ पे। इसके बाद आगे हम लोग मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर राज्य में। और आगे मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद त्रिपुरा है मित्रों, यहाँ पे त्रिपुरी पहाड़ी के नाम से हम जानते हैं, त्रिपुरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इधर मित्रों हमारा मेघालय राज्य है। मेघालय में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जो यहाँ की जनजातियों के नाम पे ही इनका पहाड़ी का नाम रख दिया गया है। इन पहाड़ियों में जो जनजातियां रहती हैं उन्हीं जनजातियों के नाम पे ही इन तीनों पहाड़ियों का नाम रख दिया गया, जिन्हें हम गारो, खासी और जयंतिया नाम से जानते हैं। मित्रों जो हमारे सबसे पश्चिम की जो पहाड़ी है मित्रों, ये हमारी गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये गारो यहाँ की जनजाति है जो कि इस मेघालय के इसी पहाड़ी पर रहती है, तो इसे हम गारो हो गया। नंबर 2 पे मित्रों जयंतिया है। मित्रों जयंतिया एक जनजाति है, इसी नाम पे जयंतिया। मित्रों ये जयंतिया हो गई, गारो। और नंबर 2 पे ये हमारी खासी। खासी के बाद जो तीसरी पहाड़ी है वो जयंतिया है मित्रों, ये हमारी जयंतिया हो गई। और बीच वाली ये हमारी खासी पहाड़ी हो गई। तो ये तीनों के तीनों अगर हम बात करें तो गारो, खासी और जयंतिया ये हमारे मेघालय राज्य में है। मेघालय राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ही चेरापूंजी स्थान है जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मित्रों ये तीनों पहाड़ियाँ जो हमारी गारो, खासी और जयंतिया हैं, इन्हीं से हमारे मानसूनी बादल आपस में टकरा के घूम घूम के यहाँ पे अत्यधिक बारिश करती हैं। इसी कारण से यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जो कि मेघालय में स्थित है। अब मित्रों हम बात करें असम की, तो मित्रों असम की अगर हम बात करें तो असम में हमारे 2 पहाड़ी, विशेष करके यहाँ पे असम राज्य में 2 पहाड़ी हैं मित्रों। अगर हम बात करें तो एक पहाड़ी हमारी यहाँ पे मिकिर के नाम से है, इसे हम मिकिर कहते हैं। मिकिर पहाड़ी मित्रों हमारे असम राज्य में स्थित है। ये है मित्रों मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी मित्रों हमारे असम राज्य में स्थित है। असम के मित्रों उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल के नीचे असम है। तो ये मित्रों असम में हमारी ये मिकिर पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी हमारी असम में स्थित है। और अगर हम बात करें मित्रों अब हिमालय की, हमारे हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं। हर पर्वत श्रेणी की अपनी एक औसत ऊंचाई है। तो अगर मित्रों ऊंचाई के आधार पर बात करें तो हमारा जो हिमालय का बृहत हिमालय है मित्रों, हिमालय को हम लोग 3 भागों में बांटा था। एक ट्रांस हिमालय, उत्पत्ति के आधार पर ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा बृहत हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। तो मित्रों जो हमारा बृहत हिमालय है इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। अगर हम बृहत हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो बृहत हिमालय की चौड़ाई लगभग 80 से 140 किलोमीटर के आसपास है मित्रों। इसकी चौड़ाई 140 किलोमीटर है।
और अगर हम लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय मित्रों करीब 80 किलोमीटर चौड़ा है। और शिवालिक हिमालय की बात करें, शिवालिक हिमालय मित्रों करीब हमारा 11 से 15 किलोमीटर चौड़ा हमारा है। तो सबसे कम चौड़ाई अगर है किसी की तो वो शिवालिक की है, सबसे अधिक चौड़ाई है तो हमारे बृहत हिमालय की है। और इसके दोनों के बीच में 80 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई हमारे लघु हिमालय की है। अब मित्रों हम ऊंचाई की बात करें तो जैसा कि हमने सबसे पहले ही बताया कि विश्व की सर्वाधिक अगर ऊंची चोटियां हैं तो मित्रों बृहत हिमालय में है। तो जैसे कि अगर चोटियां सबसे ज़्यादा ऊंचाई बृहत हिमालय में है तो जाहिर सी बात है बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई भी सबसे ज़्यादा होगी। तो मित्रों बृहत हिमालय की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई मित्रों 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई बृहत हिमालय की बात करें तो ये 6000 मीटर 6000 मीटर हमारे बृहत हिमालय की ऊंचाई है। और लघु हिमालय की बात करें तो मित्रों लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। 3500 मीटर से 4500 मीटर के बीच की ऊंचाई हमारे लघु हिमालय की है। अब मित्रों शिवालिक श्रेणी की बात करें तो मित्रों शिवालिक श्रेणी की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई मित्रों लगभग 25 से 3500 के बीच में है। 2500 मीटर के बीच में ये मित्रों हमारे शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। इसकी जितनी भी पर्वत, ये मित्रों औसत ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, किसी एक चोटी हो सकता है 3500 से ज़्यादा भी हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज मित्रों इन्हीं के बीच में आएगा। ये हो गया हमारी सबसे ऊंची बृहत हिमालय की 6000 मीटर औसत ऊंचाई, और लघु हिमालय की 3500 से 4500 के बीच का औसत आता है, और शिवालिक का 2500 मीटर आता है। अब मित्रों अगर हम बात करें हिमालय की, हमने पहाड़ियाँ अलग अलग हिमालय का पहाड़ियों का नाम पूर्व में जो हमारी पहाड़ियाँ विखंडित हुई थी अलग अलग उनका हमने लोगों ने नाम देख लिया। अब मित्रों आती है हिमालय की चोटियाँ। मित्रों हिमालय की जो सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं, चोटियाँ तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मित्रों कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, मित्रों हम उन्हीं पर्टिकुलर चोटियों का अध्ययन करते हैं। तो अगर मित्रों चोटियों के अध्ययन की दृष्टिकोण से बात किया जाए तो सबसे ऊपर अगर हमने कराकोरम पे बात किया, मतलब कराकोरम पे K2 गाडविन ऑस्टिन चोटी जो कि कराकोरम पर स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय के कराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ये मित्रों भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अगर मित्रों दूसरे पे हम आ जाएं तो मित्रों ये हमारी नंगा पर्वत हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। मित्रों ये नंगा पर्वत बृहत हिमालय का ही भाग है। बृहत हिमालय के सबसे उत्तर में मित्रों नंगा पर्वत हमारी ऊंची चोटी है। यहाँ पे मित्रों ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नंगा पर्वत मित्रों इसे नंदा पर्वत से नंदा देवी से नहीं कंफ्यूज होंगे। नंदा देवी अलग चोटी है और नंगा पर्वत हमारा अलग चोटी है। तो मित्रों नंगा पर्वत से लेके अगर हम बात करें इधर अरुणाचल प्रदेश राज्य में, तो मित्रों अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी एक चोटी है। मित्रों यहाँ से नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की बीच की बात करें तो मित्रों इन्हीं दो के बीच में ही सारी चोटियां स्थित हैं। एक एक करके हम सारी चोटियों के बारे में जानते हैं। मित्रों इसके पहले हम इसे मिटा देते हैं, ये गंदा हो गया है। मित्रों अगर भारत की चोटी की बात करें तो भारत में K2 गाडविन ऑस्टिन के बाद अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मित्रों भारत में 2-3 चोटियां ही स्थित हैं। बाकी ज़्यादातर चोटियां जो हमारी ऊंचाई है, जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है मित्रों एवरेस्ट पर्वत की बात करें, एवरेस्ट पर्वत हमारे नेपाल में स्थित है और नेपाल में ही हमारी मैक्सिमम चोटियाँ स्थित हैं। कुछ चोटियां ही हैं जो भारत देश में स्थित हैं। तो जो चोटियां भारत में स्थित हैं हम उनको बारे में भी जानते हैं, और इसके साथ साथ जो नेपाल में स्थित चोटियां हैं हम उनके बारे में भी जानते हैं। मित्रों अगर हम बात करें तो उत्तर में हमारा नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के बाद अरुणाचल में नामचा बरवा है। मित्रों नामचा बरवा जो चोटी है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये सबसे पूर्व की चोटी है। नामचा बरवा चोटी हमारे सबसे पूर्व में स्थित है, और नंगा पर्वत सबसे उत्तर में
यानी पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब मित्रों हम बात करें तो ये सिक्किम राज्य है मित्रों। सिक्किम और सिक्किम के पूर्व में स्थित नेपाल देश के बीच में ही हमारा कंचनजंगा नाम से पहाड़ी है मित्रों। ये कंचनजंगा भारत में भी स्थित है और इसका कुछ भाग नेपाल में भी है। तो मित्रों ये कंचनजंगा ये हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा मित्रों ये हमारे भारत राज्य में स्थित है। अब हम बात करें तो मित्रों हमारे सिक्किम राज्य के दक्षिण में मित्रों यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में मित्रों यहाँ दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग में ही टाइगर हिल्स है मित्रों। ये टाइगर हिल्स भी हमारी एक चोटी है मित्रों। यहाँ पे ये टाइगर हिल है, टाइगर हिल। अब मित्रों हम इसके कंचनजंगा के अगर हम पश्चिम में जाएं तो मित्रों यहाँ पे एवरेस्ट शिखर स्थित है। एवरेस्ट शिखर जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है। एवरेस्ट शिखर ये हमारे विश्व की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 किलोमीटर है। 8,848 मीटर है। इसके बाद अगर हम अध्ययन करें मित्रों तो यहीं पे हमारे यहाँ पे बंदरपूछ और मित्रों इस बंदरपूछ के अगर हम दक्षिण में आए तो बंदरपूछ के दक्षिण में आए धौलागिरी, इधर मित्रों नंगा पर्वत और यहाँ पे मित्रों हमारा कामेत है। कामेत ये सारी चोटियों का नाम है मित्रों, कामेट। इसके बाद मित्रों यहीं पे हमारा एक और चोटी है मकालू। अब मित्रों देखें नंगा पर्वत मित्रों यहीं पे हमारी बद्रीनाथ केदारनाथ चोटी भी मित्रों यहीं उत्तराखंड में ही स्थित है। तो मित्रों इधर बद्रीनाथ चोटी भी हमारे यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। इधर मित्रों एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी हो गया। और मित्रों अगर हम बात करें तो धौलागिरी के ही नीचे मित्रों धौलागिरी के नीचे हमारा अगर है तो इधर साउथ में एक चोटी आती है जिसे हम लोग कहते हैं अन्नपूर्णा। यहाँ पे मित्रों अन्नपूर्णा स्थित है। अन्नपूर्णा ये मित्रों महत्वपूर्ण चोटियां हैं। एक एक करके हम एक एक का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे उत्तर में हमारा नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत की ऊंचाई हम बात करें तो लगभग 8,126 मीटर है। 8,126 मीटर हमारा नंगा पर्वत है। और हमने एवरेस्ट शिखर की बात करें मित्रों जो कुछ सबसे सर्वोच्च चोटियां हैं मित्रों हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। एवरेस्ट चोटी हमारी 8,848 हो गई। और कंचनजंगा की बात करें तो मित्रों कंचनजंगा की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 8,598 मीटर कंचनजंगा की है ऊंचाई। इसके साथ नंदा देवी मित्रों यहीं पे हमारा नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी ये मित्रों नंगा पर्वत है, इधर नंदा देवी है। नंदा देवी मित्रों ये नंदा देवी की बात करें तो लगभग 7,816 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। ये मित्रों हमारी लगभग महत्वपूर्ण चोटियां जितनी लगभग थी हो गई। एक एक करके हम बात करें तो नंगा पर्वत के बाद नंदा देवी के बाद मित्रों अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी बंदरपूछ के साथ साथ अगर हम बात करें तो मित्रों यहाँ पे बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ के बाद बात करें तो अन्नपूर्णा है। और मित्रों अन्नपूर्णा के अगर हम जस्ट ऊपर की बात करें तो मित्रों अन्नपूर्णा के ऊपर की चोटी हमारी धौलागिरी है। मित्रों
ये हमारी धौलागिरी चोटी अन्नपूर्णा के ऊपर स्थित है। मित्रों इन चोटियों का क्रम पूछा जाता है तो मित्रों ये धौलागिरी के अगर हम धौलागिरी के पूर्व की बात करें तो अन्नपूर्णा है। मित्रों अन्नपूर्णा के ऊपर पूर्व में एवरेस्ट चोटी है। एवरेस्ट के अगर हम थोड़ा नीचे आ जाए तो मित्रों कामेत है। इसके बाद कंचनजंगा है। कंचनजंगा के ही नीचे मित्रों टाइगर हिल्स है। और सबसे पूर्व की जो हमारी चोटी है वो नामचा बरवा है। मित्रों नामचा बरवा की हम ऊंचाई की बात करें 7,756 मीटर, 7,756 मीटर ये हमारे नामचा बरवा पर्वत चोटी की ऊंचाई है। अब मित्रों हम लोगों ने हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटियों का अध्ययन कर लिया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब हम चोटियों के बाद मित्रों हम इन पर्वत श्रेणियों में हम लोग अगला अगर देखें तो मित्रों अगली वीडियो हम लोग लेके आएंगे कि इन पर्वत श्रेणियों में तमाम घाटियां कौन कौन सी हैं। और इसके साथ मित्रों इसी वीडियो में हम अध्ययन कर लेते हैं जो हिमालय की हमारी सबसे नीचे की चोटी मित्रों ये शिवालिक श्रेणी है। मित्रों ये शिवालिक श्रेणी से ही लगा हुआ हमारा भाभर का मैदान है। जैसे कि हमने इसके पीछे की वीडियो में अध्ययन किया था कि मित्रों हिमालय से ही लगा हुआ ये हमारा मैदानी क्षेत्र है। मित्रों इन मैदानी क्षेत्रों को हम अलग अलग मिट्टियों की गुणवत्ता के आधार पे इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो जो हमारे हिमालय के शिवालिक श्रेणी से लगा हुआ मित्रों अगर भूक्षेत्र है वहाँ पे हिमालय से निकलने वाली जो हमारी नदियाँ हैं मित्रों नदियों द्वारा बहाकर जो अवसाद लाया जाता है, पत्थर रहते हैं, कंकड़ रहते हैं। तो मित्रों जब ये नदियां मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो यहाँ पे तमाम तेजी से वेग प्रवाह के गिरने की वजह से यहाँ पे तमाम अपने साथ लाए गए कंकड़ों का जमा कर देती हैं। मित्रों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंकड़ीली मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन्हीं कंकड़ीली मिट्टियों के बीच से होकर हमारे जल का क्षेत्र जो है वो नीचे नीचे चला जाता है और ऊपर हमें कंकड़ दिखाई देता है। तो मित्रों ये इधर की बात करें तो ये भाभर का मैदान कहा जाता है। भाभर का मैदान पथरीला होने के कारण ही मित्रों यहाँ पे अगर हम बात करें तो उपजाऊ की दृष्टि से तो मित्रों यहाँ पे उपजाऊ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ककरीली मिट्टी होने के कारण ही इसे भाभर का मैदान कहा जाता है। मित्रों हम एक एक करके हम इसे रब कर देते हैं। थोड़ा गंदा दिख रहा है तो इसे रब करने के बाद अगला हम तब हमसे अध्ययन करते हैं कि हमारे मैदानी क्षेत्र की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। अगर मित्रों बात करें तो शिवालिक श्रेणी से लगा हुआ ये हमारा भाभर का मैदान है। मित्रों ये भाभर का मैदान है, भाभर का मैदान है। और भाभर के बाद अगर मित्रों कोई आता है तो वो हमारा भाभर के बाद तराई का क्षेत्र आता है। मित्रों ये भाभर का मैदान पश्चिम में हमारा चौड़ा है और पूर्व की तरफ बात करें तो ये पतला होते जाता है। इसके बाद मित्रों ये हमारा तराई का क्षेत्र आता है। मित्रों तराई का क्षेत्र ये दक्षिण में अगर हम फिर बात करें तो हमारा बांगर का मैदान आता है। मित्रों बांगर मैदान आता है। इसके बाद अगर सबसे उपजाऊ जो आता है मित्रों वो हमारी जलोढ़ मिट्टी है जिसे हम खादर कहते हैं। मित्रों खादर सबसे खादर हमारी सबसे नीचे की मिट्टी जो है वो खादर है। वो मित्र खादर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा होने के कारण मित्रों ये कृषि के दृष्टिकोण से ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। और मित्रों तराई की बात करें तो मित्रों भाभर में हमारा कंकरीली मिट्टी होने के नाते यहाँ पे जल नीचे से निकल जाता है, ऊपर कंकड़ ही हमें दिखाई देते हैं। तो इधर का जो क्षेत्र है भाभर मैदान का ये बहुत ही पथरीला और कंकड़ीला क्षेत्र है। और इसके बाद तराई के मैदान में मित्रों वो नदियाँ जो हमारी आके यहाँ विलुप्त हो जाती हैं वो तराई के मैदान में ऊपर दिखने लगती हैं। तो ये तराई का जो क्षेत्र है मित्रों ये बहुत दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है तो कि यहाँ पे नदियाँ पुनः दिखने लगती हैं। तो ये तराई का क्षेत्र अगर हम बात करें तो ये दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे दलदली होने के नाते, नमी होने के नाते मित्रों यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। तराई के क्षेत्र में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और मित्रों बांगर जो हमारी मिट्टी है मित्रों बांगर मिट्टी की अगर हम उपजाऊ क्षमता की बात करें तो ये मित्रों थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा ये ऊंचा भूभाग है। यहाँ पे जो हमारी नदियाँ बहती हैं वो नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई हमारी जलोढ़ मिट्टी है तो वो ऊंचाई के होने के नाते इन मिट्टियों पर जलोढ़ मिट्टी नहीं ऊपर आके पानी ऊपर नदियों द्वारा जो बहाकर लाया जाता है बाढ़ के समय वो इसके ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं। तो जिससे इनके ऊपर जलोढ़ मिट्टी का जमाव नहीं होने पाता है। उसकी मेन वजह यही है कि बांगर का जो हमारा बांगर मिट्टी का क्षेत्र है वो थोड़ा औसत से ऊंचा है। तो इस पर नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो हमारी औसत
अवसाद जो है वो इस पर नहीं चढ़ पाती हैं ऊंचाई के नाते, बल्कि हमारी जो खादर क्षेत्र का मित्रों ये क्षेत्र है, इस खादर क्षेत्र पे जो हमारे जलोढ़ मिट्टियों का जमाव सर्वाधिक होता है। इस कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो कृषि योग्य भूमि है वो मित्रों हमारी खादर की भूमि है, जिससे जलोढ़ मिट्टी का जमाव सबसे ज़्यादा होता है। तो मित्रों हमारे मैदानी क्षेत्र में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। एक हो गया भाभर का मैदान, एक हो गया तराई का मित्रों, तीसरा हो गया बांगर और चौथा हो गया हमारा खादर। तो ये 4 हमारे मैदानी क्षेत्र में 4 तरीके की मिट्टी पाई जाती हैं। इन मिट्टियों को अगर मिट्टियों की बनावट की मित्रों बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारा अगर रहता है तो वो हमारी नदियों का ही रहता है। हिमालय नदियों द्वारा, जो कि हमेशा मानसूनी क्षेत्र में हमारे बाढ़ आती है मित्रों। मानसून जब आता है तो ये नदियों का जलस्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है और बाढ़ आती है, तो ये जितनी भी हिमालय से लाके जितनी भी हमारे अवसाद हैं, इन अवसादों से इन मिट्टियों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जाता है, जिससे हमारे कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक उपयुक्त हो जाती है। अगर मित्रों हम बात करें, अब हम लोगों ने इस क्लास में हिमालय का वर्गीकरण मुख्यतः अध्ययन कर लिया। हिमालय का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, इनकी चोटियां भी, और इसके साथ साथ हमने मैदान का अध्ययन कर लिया। अब मित्रों अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमारे भारत का जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हमारे जो पर्वत पठार हैं, उन पर्वत पठारों का वितरण हमारा कहाँ कहाँ पे हैं, अलग अलग पहाड़ियों का क्या क्या नाम है। और ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय पठार है ये हमारे खनिज के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इस खनिज और कोयला, लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, जितने भी हमारे खनिज है ये नहीं प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों पे ही निकाले जाते हैं। तो मित्रों अगली वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। तो इसके साथ साथ अब हम लोग इसे बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ये हिमालय का वर्गीकरण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी हिमालय पर्वत की सबसे उत्तर की चोटी, सबसे उत्तर के हिमालय पर्वत श्रेणी का क्या नाम है, सबसे लास्ट में जो हमारा हिमालय पर्वत की किस श्रेणी का निर्माण हुआ। तो उत्तर हमारे जो पूर्व के जितने भी राज्य हैं, किस राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, अरुणाचल में कौन सी स्थित है, असम में कौन सी है, मिजोरम में कौन सी है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग एक एक करके अध्ययन कर लिए। इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, जिससे ये हमारे लिए सब एग्जाम के महत्वपूर्ण से काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ अब हम अगला वीडियो लेके आएंगे प्रायद्वीपीय भारत पे। तब तक के लिए हम लोग टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे हम फिर अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।